नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से मैंने उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा विषय राजनीति विज्ञान की मैंने क्लासेज प्रारंभ की हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुआ हूं। निश्चित रूप में यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपको इसके आंसर आते हैं, कितने आपने तैयारी की है, तो इस मॉक टेस्ट पे जुड़िए और अपने आप को कहीं ना कहीं परखने का प्रयत्न करिएगा कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। मेरे साथ इन आंसर को बनाते चलिएगा। अगर आपको इससे संबंधित PDF चाहिए तो मैंने ग्रुप में शेयर करी है। जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक ग्रुप लिंक दिया है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पर ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि आज का जो टॉपिक हमारा रहना है वो पाश्चात्य आधुनिक राजनीतिक विचारकों की हम बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चों द्वारा मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा था कि सर इस पे बनाइए, तो मैं इस पे आज आपके सामने लेके आया। मेरे साथ इनको बनाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राजनीति विज्ञान विशेष मॉडल पेपर आपके सामने है। यहाँ पर 150 अंक है, इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, 2 घंटे का समय अवधि आपकी दी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर क्या करा है, जिस टॉपिक से जितने प्रश्न मैंने लिए हैं तो उनका यहाँ पर विश्लेषण भी कर दिया गया है। देखिए 1 से लेकर 15 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो प्लेटो से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, मेरे साथ बनाते हुए चलेगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है। तो ये आपको बताना है, न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है। कानून का पालन करना होता है, या समानता, या फिर आत्मा के प्रत्येक भाग का अपना कार्य करना होता है, या फिर राज्य की शक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर बता सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है इसका सही उत्तर आप लोग दे भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एज राइट आंसर है, आत्मा के प्रत्येक भाग का अपना कार्य करना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कर दूँ ना कि भैया इसको पूरी तरीके से मुझे विस्तार से समझा दीजिए, चलिए बता सकते हैं। तो ऐसे तुक्के मार कर, या फिर कोई कहता है कि चलो हमने ये पढ़ा, तो आपको इतना ज़्यादा याद होना चाहिए कि आत्मा के प्रत्येक भाग का अपना कार्य होता है। कौन कौन से भाग होते हैं, आत्मा के कितने भाग होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर क्या करोगे। तो इसका ये मतलब होगा कि भैया मैं आपको इसके उत्तरों के साथ इसकी व्याख्या करते हुए चलूँगा, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे आता है उसके आधार पर। ठीक है, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो आप ये देखोगे, कहता है कि आत्मा के प्रत्येक भाग का अपना क्या होगा, कार्य करना होगा। अगर हम प्लेटो के अनुसार अगर न्याय का वास्तविक अर्थ को अगर समझें तो आत्मा के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, आत्मा के कितने भाग होंगे, 3 होते हैं। एक तो विवेक होता है, उत्साह होता है, इच्छा होते हैं। ठीक है, 3 हो गए, विवेक, उत्साह और साथ ही इच्छा होती है। ये अपने अपने क्या करते हैं, जो स्वाभाविक कार्य करते हैं। हर किसी का अपना इच्छा का अपना कार्य होगा, स्वभाव अलग होगा। ठीक है, विवेक का, उत्साह, यह इच्छा, हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ। और विवेक शासन करें और उत्साह उसका क्या करेगा, सहायक बनेगा, और इच्छाएं क्या होंगी, नियंत्रित रहेंगी। तभी क्या होगा, जो न्याय उत्पन्न होता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत प्लेटो द्वारा जो दिया गया है वो व्यक्ति और साथ ही जो राज्य दोनों पर ये लागू होता है। और जब न्याय बाहरी कानून नहीं बना, बल्कि ये क्या होता है, जो आंतरिक सामंजस्य को उत्पन्न करता है। और इसी कारण अगर आप देखोगे प्लेटो का न्याय जो नैतिक और साथ ही जो दार्शनिक, ये अवधारणा हमेशा से रही है। तो ये आपको इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए। दूसरा नंबर का प्रश्न है, प्लेटो का आदर्श राज्य किस धारा पर वर्गीकृत है, किस आधार पर वर्गीकृत है। तो बता सकते हैं। तो यह कहता है जन्म, संपत्ति, शिक्षा, योग्यता और बल। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अगर आपने पिक कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया आपने किस आधार पे कहा कि शिक्षा और योग्यता, ये भी तो बताए हो ना, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि आपने क्वेश्चन तो सही कर दिया, मगर इतना आपको आना चाहिए कि अगर इसके अंदर पूछे जाते हैं, इससे डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैंने अभी सिंपल सा रखा है। तो अगर डीप पूछा जाएगा तो आपको होता। और शिक्षा या योग्यता की हम बात करें कि प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य का जो वर्गीकरण किया है, वो कहता है कि ये जन्म और जो संपत्ति के आधार पर बिल्कुल भी नहीं किया है। ये जो ए है और बी है, इसके आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं किया है।
उनका ये मानना था कि जो शिक्षा और योग्यता ही की क्या है, किसी व्यक्ति की वास्तविक क्या होती क्षमता को प्रकट करती है। अगर यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो उसमें वर्णों के आधार पर क्या गया है, समाज को विभाजित कर दिया गया है। अब कहीं के भैया जो ब्राह्मण होगा वो पूजा पाठ उसका पूरा एक छत्र राज उसी पर ही हो गया, शिक्षा पर अधिकार जो तीनों वर्गों का होगा, और जो शूद्र वर्ग है, जो जनजाति और अल्पसंख्यक को, उनमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा। तो ये समानता होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कहता है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य होगा कि सभी उसमें अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पदों की तरफ बढ़े, जिसके अंदर जितनी क्षमता है वो उसके काबिल बनेगा। तो इस तरीके से ही कहा गया। तो बेसिकली इस चीज़ को भी ध्यान रखना आपका बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है जब मैं कहता हूँ कि योग्यता ही किसी व्यक्ति की क्या है, वास्तविक क्षमता को प्रकट करेगी ना। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है कि इस पद को निकालने की, तो निश्चित रूप में आप उस पर विराजमान होंगे। अगर आप के अंदर उतना पोटेंशियल ही नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। तो इतना तो तय है। और इसी आधार पर अगर देखें, जो शासक होता है, सैनिक होता है, जो उत्पाद वर्ग ये तय करते हैं कि भैया जो व्यवस्था है ये मेरिट आधारित थी, ये याद रखिएगा। और प्लेटो कहता है, जैसे हमने कहा कि भैया सैनिक हो गया, शासक हो गया, उत्पाद वर्ग, ये तय होते थे कि भैया ये व्यवस्था मेरिट के आधार पर थी। और अगर हम देखें प्लेटो का जो पहला जो दार्शनिक विचार रहा था, योग्यता आधारित राज्य का समर्थन इनके द्वारा माना गया था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि गणतंत्र में प्लेटो किस शासन के को सबसे निकृष्ट मानता है? ये आपको बताना है। कुलीन तंत्र को, तानाशाही लोकतंत्र को, या धनिक तंत्र को? तो बताओ किसको सबसे निकृष्ट माना, सबसे गंदा अगर हम कहें कौन सा माना गया, बहुत ही बेकार। प्लेटो का आधार पर देखोगे तो इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, बता सकते हैं? तो ये लोकतंत्र तो इनके द्वारा इनकी जो है, जो अपनी इनके द्वारा जो थिंग दी थी, या कहें जो इनका विचार रहा था, तो प्लेटो लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट कहें, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट शासक ये मानते हैं, क्योंकि इसमें जो अज्ञानी होते हैं, अज्ञानियों के हाथों में क्या होते हैं, शासन स्थापित हो जाता है। और उसके आधार पर क्या होगा, ये अत्यधिक स्वतंत्र और अनुशासनहीनता को कहीं ना कहीं जन्म दे देती हैं। और लोकतंत्र इससे क्या होता है, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो तो अंततः अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाता है, अराजकता में कहीं ना कहीं बदल जाता है। अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में अगर शासन आ जाती है तो वो क्या करेगा, सोच लीजिए। वही कहना है प्लेटो का। और जिससे क्या होगा, तानाशाही का उदय हो जाता है। अगर आपने जर्मनी का अगर उदाहरण दें, एडोल्फ हिटलर की बात करें, तो वही चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र जो प्लेटो के अनुसार क्या होता है, शासन जो चक्र में परिवर्तन या कहें चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो बेसिकली ये ध्यान रखिए। चौथे नंबर का प्रश्न है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा का ज्ञान किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। अनुभव, इंद्रिय बोध से है, या शाश्वत प्रत्यक्ष से है, या ऐतिहासिक परिस्थितियों से है? तो दोस्तों बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आपने पिक कर लिया होगा, तो यहाँ पर आप ये शाश्वत, ये प्रत्यक्ष। अब होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए ये है क्या, ये मुझे बता दो। चलिए होता क्या है इसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए अगर आता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन तो सी सही है। ये जो दार्शनिक है ना प्लेटो, ये कहें प्लेटो ये कहता है कि भैया जो दार्शनिक राजा है, जो राजा का जो ज्ञान होना चाहिए प्लेटो के प्रत्यक्ष सिद्धांत पर आधारित ये है। अगर देखें वो कहता है कि जो इंद्रिय, जो अनुभव से नहीं बल्कि क्या होता है, शाश्वत और अपरिवर्तनशील सत्य है, और इसका ज्ञान ये रखता है। और यही ज्ञान उसे क्या करता है, शासन के योग्य बना देता है। और साधारण व्यक्ति क्या होता है, केवल छाया को देखता है। जबकि अगर देखें जो दार्शनिक सत्य को जानता है, जो दार्शनिक होता है वो सत्य को जानता है। अब हम बात करेंगे पाँचवें नंबर का प्रश्न। पाँचवें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, प्लेटो के अनुसार कला का स्वरूप है। कैसा है कला का स्वरूप, ये बताओ। प्लेटो के आधार पर अगर हम देखें तो सत्य की खोज है, नैतिक शिक्षा है, सत्य की नकल है, या फिर सामाजिक यथार्थ। ठीक है, बताइए क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा,
क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए। तो ऑप्शन सी ही एज ए राइट आंसर होगा, सत्य की नकल की नकल। अब ये है क्या, बताइए, ये कहा क्यों है? कला का स्वरूप ऐसा होता है, तो प्लेटो के आधार पर होता होगा। प्लेटो की के अगर आधार पर अगर देखोगे तो सत्य जो प्रयत्नों में होता है, जो प्रत्यक्षों पर होता है, बेसिकली उस पर आधारित होता है। भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं, उन प्रयत्नों की नकल होती है, बेसिकली उनका कहना है। और कला उन तत्वों की नकल ही है, ये उनका मानना है। इस प्रकार अगर आप देखोगे, कला सत्य से दो बार क्या कहते हैं, दूर होती है। इसलिए प्लेटो ने अगर आप देखोगे कला को भ्रम फैलाने वाला माना है। और यही कारण रहा है कि अगर आप देखोगे कि उन्होंने किन्होंने, अगर आप देखें प्लेटो ने, तो कवियों को आदर्श राज्य से बाहर रखने की बात हमेशा से कही है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखो छठे नंबर का प्रश्न, प्लेटो द्वारा स्त्रियों को शासन में भागीदारी देने का आधार क्या था? यहाँ पर कहता है कि समान अधिकार है या जैविक समानता है या आत्म की समान प्रकृति है या राजनीतिक आवश्यकता है। तो इसकी सही उत्तर क्या होगा? तो अगर आपने पिक कर लिया है तो मुझे उसका उत्तर भी आपको आना चाहिए। क्या कहता है कि आत्मा की समान प्रकृति ये कह रहा है, तो आत्मा की जब समान प्रकृति कह रहा है तो क्यों कह रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, आपने तो बोल दिया कि हाँ ये ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस समय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठें, प्रवक्ता के परीक्षा में बैठें, तो अगर आपके 150 अंक के प्रश्न आ रहे हैं तो अनुमम ये लेके चले कि 145 से प्लस होना चाहिए। आपके कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप सर्वोच्च स्थान पर अपना टॉप 5 में आप अपना स्थान बनाएं। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब तक आपको इनकी व्याख्या, इनकी हर चीज़ आड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन के आंसर ना पता हो, तब तक ये संभव नहीं हो पाता है। जो जब हम कहते हैं कि समान आत्मा की जो समान प्रकृति की अगर बात है, तो इस जो प्लेटो ने हमेशा स्त्रियों को शासन में भागीदारी इसलिए दी है क्योंकि आत्मा की जो प्रकृति होती है वो स्त्री पुरुष समान होते हैं, उनका मानना ये है। और उन्होंने जिस तरीके से जैविक जो भेद को कहीं ना कहीं राजनीति अयोग्यता का आधार हमें समझने, उन्होंने कहा भैया जैविक भेद को क्या करोगे आप, अगर ये क्या होता है, जो ये भेद होता है कहीं ना कहीं राजनीति में अयोग्यता असमानता का ये आधार माना उनके द्वारा गया है बेसिकली इस चीज़ को। स्त्री वही है जो जिसमें योग्यता है, इनका कहना है। और वो शासक और सैनिक बन सकती हैं। ये विचार अपने समय में बहुत ही अत्यधिक, अगर आप देखोगे, क्रांतिकारी रहा था। ठीक है, 7वें नंबर का प्रश्न आपका देखोगे तो यहाँ पर प्लेटो का राज्य सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का जो राज्य सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है, कहने का मतलब है भौतिकवाद पर है, प्रत्यक्षवाद पर है, उपयोगितावाद पर है, व्यवहारवाद पर है। चलिए बताइए जिसे भी आंसर आता है। तो दोस्तों बताइए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, आंसर देना तो सीखिए कम से कम। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन भी प्रत्यक्षवाद पर। देखिए मैं बताने के लिए तो आपको मैं फटाफट इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आधे घंटे में पूरा 150 नंबरों के प्रश्नों की श्रृंखला आपके समय रख दूँ, तो मगर वो फ़ायदेमंद नहीं है। तब आपको ये सारी चीज़ें के समझ में आना चाहिए। अब प्लेटो का जो राज्य सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है, ये प्रत्यक्षवाद है। दर्शन क्या होता है ये भी बताना कि अगर मैं कहूँ कि यार प्लेटो का जो सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद पर ये आधारित है, क्यों है, किस लिए है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर उनके आधार पर देखो, प्लेटो के आधार पर, तो कहता है कि जो भौतिक संसार है ना वो असत्य है और परिवर्तनशील है। और अगर आप देखोगे, जबकि जो प्रत्यक्ष शाश्वत और वास्तविक की जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें हैं, कहते हैं। तो आदर्श राज्य भी क्या है, उसी शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए अगर आप देखोगे प्लेटो को आदर्शवादी राजनीति दार्शनिक भी कहा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 8वें नंबर का प्रश्न कहता है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, क्या है, जिसे आता है बताइए। अंतिम उद्देश्य क्या होगा शिक्षा का? रोजगार है, नैतिक सुधार है, या आत्मा का उत्सर्ग है, तो या फिर सामाजिक नियंत्रण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आत्मा का उत्कृष्ट ये है। तो ये है क्यों, बताओ ना, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ही आत्मा का उत्कृष्ट क्यों है? तो अगर मैं प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें, अगर उनकी जिस तरीके से सोच थी, शिक्षा का उद्देश्य वो कहते हैं कि भैया केवल जो आपका रोजगार है या फिर सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है। आत्मा जो शिक्षा है वो आत्मा को क्या कहता है, अज्ञानी से ज्ञान की ओर कहीं ना कहीं ले जाती है।
और अंतिम लक्ष्य क्या होता है, आत्मा का जो नैतिक और साथ ही जो बौद्धिक उत्कृष्ट है, और जो गुफा उपमा इसी शिक्षा की प्रतिक्रिया को कहीं ना कहीं दर्शाती है, ये इनका मानना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें नंबर के प्रश्न को। देख पा रहे होंगे आप, ये कहता है कि प्लेटो के राज्य में संपत्ति का निषेध किस वर्ग पर है। तो कौन सा वर्ग जो संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता है, ये प्लेटो के आधार पर कहने वाला अर्थ है इसका। तो उत्पादक है या सैनिक है या शासक है या सभी पर लागू होता है ये चीज़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, आई होप आपने पिक भी कर लिया होगा और मुझे उसका अर्थ भी बताइएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। क्योंकि जो प्लेटो है ना, प्लेटो ने जो शासक वर्ग है उसके लिए ये कहा है कि जो निजी संपत्ति और साथ ही जो परिवार का जो निषेध इसने माना है, कहा है। और साथ ही उनका मानना ये भी है कि दोस्तों कि संपत्ति लोभ और साथ ही भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं जन्म दे देती है। अगर ये चीज़ें अगर जन्म दे देती हैं तो शासक निजी हितों से क्या होता है, मुक्त होंगे और तभी वो क्या करेंगे, राज्य के हितों में निर्णय ले सकते हैं। और ये साम्यवाद केवल क्या था, शासक वर्ग तक ही सीमित था। अगर मान लीजिए अगर राजा संपत्ति या फिर धन इत्यादि का अगर लोभ रखता है तो वो राज्य के हितों पर कभी भी ध्यान नहीं कर सकता है, सिर्फ वो एक भ्रष्ट शासक के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर आप 10वें नंबर का प्रश्न देखो, प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र किसका परिणाम है। तो समानता का, स्वतंत्रता की, अति का, या कानून का, या न्याय का। तो 10वें नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों ने पिक कर लिया, क्योंकि आप लोगों के जो ग्रुपों में मैंने ये भेज दिया, अगर जिससे ग्रुप में जुड़ना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक ग्रुप लिंक दिया है तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका स्वतंत्रता की अति का है। तो ये क्या होता है, प्लेटो के आधार पर अगर उसके दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो लोकतंत्र में क्या अत्यधिक अगर स्वतंत्रता क्या करता है, नुकसान को क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं अनुशासन को कहीं अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नष्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ना ज़्यादा ही आज़ादी दे दी जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा तरीके से बिगड़। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा आज़ादी, उसको धन दौलत इत्यादि दे देंगे तो वो बच्चा हमेशा अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा और वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उनका ये भी मानना है कि अगर मान लीजिए कि लोगों को अगर अत्यधिक लोकतंत्र में अगर अत्यधिक स्वतंत्रता अनुशासन को क्या करेगी, नष्ट कर देगी। जब कोई भी किसी का भी आदेश नहीं मानता है तो क्या होगा, वो अराजकता फैल जाती है। इससे क्या हो जाए, अराजकता से क्या होगा, तानाशाही का जन्म होगा। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो लोकतंत्र स्वतंत्रता की क्या है, अति का परिणाम होता है। तो इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, मैं आपको इसका विस्तार भी समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जितना मुझे आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, प्लेटो की गुफा उपमा का केंद्रीय विषय है क्या है, बता सकते हैं। यहाँ पर सत्ता दी है, ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, धर्म या राजनीति। तो मुझे लगता है आई थिंक आपने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है, मिला लीजिए। अब है क्या, ज्ञान अज्ञान से ज्ञान की ओर की जो यात्रा कह रहा है, तो है क्या, इसको थोड़ा बताओ। तो अगर इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, अगर आपको लगता है कि इसे ये सीधे आंसर बताते तो किसी अन्य वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर तो आप लोगों को मैं विस्तार से, अगर एक बच्चा भी अगर अपने जीवन में सफल हो गया वो सबसे बड़ी कमाई होगी मेरी ज़िंदगी की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की तरफ जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये गुफा उपमा में क्या है, जो प्लेटो क्या है, अज्ञान की स्थिति से ज्ञान की ओर ले जाने का हमेशा क्या करता है, जिक्र करते हैं या वर्णन करते हैं। इसमें गुफा में बंद लोग, जो अगर कहें जो लोग गुफाओं में बंद हो जाते हैं ना, वो जो छायाओं को ही क्या है, सत्य मानते हैं। अगर देखिए जो गुफा में रहते हैं वो जो छाया प्रकाश होता है ना, वो उसको ही क्या मानते हैं, सत्य। अगर जब वो बाहर आते हैं, बाहर आकर जब वास्तविक रूप में अगर सूर्य को देखते हैं तो वो सत्य का दर्शन उसको उनको होता है कि प्रकाश का उनको क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात करते हैं। तो यही जो मानना है कि भैया शिक्षा दर्शन क्या है, प्रतीकात्मक कहीं ना कहीं बिंदु ये माना गया। ठीक है, अब 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 12वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य है, शक्ति है, सुख है, न्याय है, समानता है। तो मुझे लगता है ये भी आपने बता दिया होगा, तो इसका मिला लीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो न्याय है। ये न्याय
न्याय कह रहा है, तो न्याय क्यों कहा गया? तो प्लेटो के अनुसार अगर देखोगे तो राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है शक्ति या फिर सुख नहीं होता है, ये याद रखिएगा, बल्कि क्या होता है, न्याय की स्थापना करना होता है। ठीक है, न्याय की अगर स्थापना होगी तो सुख और संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और न्यायपूर्ण राज्य क्या होता है, नैतिक जीवन को कहीं ना कहीं संभव बनाता है। और न्याय व्यक्ति को क्या करता है, राज्य दोनों का क्या करता है, मूल गुण ये होता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, प्लेटो के दर्शन का ये केंद्र बिंदु, यह क्या है, केंद्र तत्व ये माना गया। ठीक है, अब 13वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, यहाँ पर आंसर दीजिए। प्लेटो के विचारों में नैतिकता किससे जुड़ी है? तो कानून से है, आत्मा से, समाज से, धर्म से। तो बताइए नैतिकता किससे जुड़ी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आपने पिक कर लिया है, तो ये आत्मा से जुड़ी है। तो क्यों जुड़ी है बता दीजिए। चलिए ये भी समझो ना कि क्यों जुड़ी है, तुम्हें आंसर करना भी आना चाहिए, क्यों, कि कैसे हुआ। तो ये जब अगर आप करोगे तब तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं प्लेटो के जो नैतिकता से जुड़ी जो ये विचार है ना, अगर इसको देखते हैं तो ये आत्मा पर ही क्या है, आधारित होती है। और नैतिकता क्या होती है, जो भाई जो हमारे नियमों से क्या होती है, नियमों से नहीं होती। जो आत्मा होती है वो हमारे जो बाई नैतिकता है उससे नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, जो हमारी आत्मा है उसकी जो आंतरिक जो व्यवस्था है उससे जुड़ी होती है। ये बाहरी नियमों से नहीं बंधा होती है। अगर आप बाहरी नियमों से अगर मैं कहूँ कि आत्मा को जोड़ो तो गलत है, क्योंकि ये जो आत्मा होती है वो जो आंतरिक जो व्यवस्था होती है ना उससे जुड़ी होती है। जब आत्मा में सामंजस्य होता है तो नैतिक जीवन क्या होता है, संभव हो जाता है। इसलिए नैतिकता का जो बेसिकली जो आधार माना गया है वो आत्मा ही मानी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे 14 नंबर का प्रश्न है, प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना क्यों की है, ये आपको बताना है। असमानता के कारण, अज्ञानियों के शासन के कारण, या हिंसा के कारण, या वर्ग संघर्ष के कारण प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना क्यों की है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि अज्ञानियों के शासन के कारण कहा कि अगर जो मूर्ख को कहीं ना कहीं, अगर जो अज्ञानी है उसको अगर शासन उसके हाथ लग गया तो इसकी वकालत करिए आप। ठीक है, अब लोकतंत्र क्या होता है, अगर प्लेटो के दृष्टिकोण से देखोगे तो लोकतंत्र की जो आलोचना इसलिए करते हैं वो, क्योंकि इसमें जो कहते हैं कि जो शासक योग्य और अयोग्य में भेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो शासन योग्य और साथ ही अयोग्य में भेद नहीं किया जाता है। बहुमत अज्ञानता पर आधारित होता है, इससे क्या होता है, राज्य का पतन होता है। और जो शासन ज्ञानियों के हाथ में होना चाहिए, ना कि आपके जो भीड़ होती है भीड़ के हाथों में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ज्ञानी के हाथ में क्या होना चाहिए, आपका शासन होना ना कि ये अज्ञानियों के हाथ में होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी अज्ञानी को अगर टीचर बना दिया जाए, शिक्षक लेक्चरर बना दिया जाए, तो वो क्या पढ़ाएगा आप सोचिए। आप जैसे जो विद्वान शिक्षक दिन रात एक पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जाओगे तो निश्चित रूप में आप बेहतर ही करोगे। ठीक है, अब 15 नंबर का प्रश्न प्लेटो से रिलेटेड है। प्लेटो के अनुसार जो आदर्श राज्य में शासन किसका होता है? बहुसंख्यकों क्या, धनी वर्ग का होता है, दार्शनिक का होता है, सैनिक का होता है? तो किसका होता है दोस्तों बताइए, ये आदर्श राज्य में जो शासन किसका होता है? चलो आपने आंसर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो इसका जो सही उत्तर देख लीजिए। ये कहता है कि दार्शनिक का होता है। अब दार्शनिक का क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लेटो के जो आदर्श राज्य में जिस तरीके से उसने शासन को दार्शनिक राजा कहा है, तो इसलिए दार्शनिक के पास होगा। क्या कहा है, आदर्श राज्य में जो राजा है उसको, राज्य को किसके रूप में दर्शाया गया? जो दार्शनिक वो राजा के रूप में कहता है, क्योंकि वही सत्य है, न्याय और साथ ही जो भलाई का वास्तविक ज्ञान रखता है। और सत्ता हो गया और साथ ही जो ज्ञान का कहीं ना कहीं एकीकरण जो करता है, वो प्लेटो का जो मूल सिद्धांत है ना, तो उस पर आधारित होता है। तो इसी कारण अगर आप देखोगे ना दोस्तों कि जो दार्शनिक जो राजा की जो अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, तो ये याद देखिए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने स्पष्ट तौर पर पहले ही सारी चीज़ें यहाँ पर उल्लेख कर दी गई। तो अरिस्टो से संबंधित यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो अरिस्टो से रिलेटेड आएंगे। 16 से 30 नंबर के प्रश्न आपके अरिस्टो से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसके आंसर देते हुए चलेगा। यह कहता है कि अरिस्टो के अनुसार मनुष्य है क्या है, सामाजिक प्राणी है, या राजनीतिक प्राणी है, या नैतिक प्राणी है, या फिर आर्थिक प्राणी है? तो क्या हो सकता है अरिस्टो के आधार पर? अगर अरिस्टो एक दार्शनिक जो है तो उसके दृष्टिकोण से आप देखोगे तो मनुष्य को क्या मानोगे?
तो वो मनुष्य को ऑप्शन बी एज राइट आंसर प्राणी, जो राजनीति प्राणी के रूप में मानता है, क्योंकि अरस्तु जो कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, राजनीति प्राणी है, ये इनका मानना है। क्योंकि वो अगर आप देखोगे तो राज्य में रहकर ही क्या करता है, वो अपने गुणों का पूर्ण रूप से विकास कर सकता है, और राज्य के बाहर क्या होता है, मनुष्य या फिर देवता या फिर पशु। इसलिए राजनीति मानव जीवन की वास्तविकता ये है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहोगे जो 17 नंबर का प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम शासन कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ जो शासन के रूप में कौन सा होता है, लोकतंत्र है, कुलीन तंत्र है, या संवैधानिक शासन है, या राजतंत्र है। तो क्या होगा, अरस्तु के आधार पर अगर देखोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड जो आपकी गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस की अगर बात करेंगे तो संवैधानिक शासन के रूप में ये माना गया। क्योंकि अरस्तु ने जिस तरीके से शासन को जो पॉलिटी के अंतर्गत अगर आप देखोगे ना, तो संवैधानिक शासन को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है या सर्वोत्तम माना है। तो अगर लोकतंत्र में कुलीन तंत्र का संतुलन रूप इसमें माना जाता है। इसके माध्यम से क्या होगा, जो वर्ग की प्रधानता होती है उसमें कहीं ना कहीं स्थिरता, और साथ ही उसको व्यवहारिक शासन इसमें होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिए। आप 18 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़े। अरस्तु के अनुसार अगर आप देखोगे, अरस्तु के न्याय को कितने प्रकार से बांटा है, तो कितने प्रकारों में बांटा है, 1 2 3 4, तो कितने प्रकारों में उसके को बांटा है न्याय को। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो अरस्तु के अनुसार जो न्याय को 1 2 3 4, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो अरस्तु के न्याय को आपको 2 प्रकार से ये बांटा गया है। तो 2 प्रकार से कौन कौन से बांटा गया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है वितरणात्मक न्याय होता है, दूसरा होता है सुधारात्मक न्याय। ये 2 न्यायों में विभाजित किया है। अरस्तु ने कितने कहा, 2। एक तो वितरणात्मक न्याय होता है, एक सुधारात्मक न्याय होता है। जो वितरणात्मक जो न्याय क्या होता है, ये पुरस्कार और साथ ही सम्मान से संबंधित होता है। ये याद रखिए, पुरस्कार या फिर सम्मान से संबंधित होता है वितरणात्मक न्याय, जिसमें पुरस्कारों का या सम्मान का वितरण किया जाता है। और जो मैंने दूसरा जो आपको बताया है कि कहा कि सुधारात्मक न्याय की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जो अपराध होता है, जो अपराधी होता है या अपराध होता है, उसे दंड से किया जाता है, न्याय के रूप में उसको कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में उसकी व्याख्या की जाती है, उसको सुधारने की दिशा में कार्य करे, सुधारात्मक। तो ये होता है। अब देखिए 19वें नंबर के प्रश्न को, अरस्तु के अनुसार नागरिक वही है जो राज्य में रहता है, कर देता है, शासन में भाग लेता है, जन्म से नागरिक हो। तो बता सकते हैं क्या होगा, नागरिक की डेफिनेशन क्या होगी, आप इसमें क्या मान सकते हो, किसको माना है उसने। तो इसका जो सही उत्तर अगर आपने दे दिया तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए, ये याद रखिएगा। हाँ, तो बेसिकली इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है राइट आंसर, की शासन में भाग ले। अरस्तु के अनुसार अगर आप देखोगे तो नागरिक वही है, कहते हैं, जो क्या करता है, शासन करने में और जो शासित होने की क्षमता रखता हो, ये ठीक है। और साथ ही अगर आप देखोगे तो राज्य में रहना या फिर कर देना, इसमें क्या है, आप ये मत सोचो कि राज्य में रह रहा है या कर दे रहा है, ये पर्याप्त नहीं होता है। सक्रिय राजनीति में सहभागिता ही क्या होती है, नागरिकता का आधार मानती हैं। ठीक है, ये आधार अरस्तु के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब 20वें नंबर का प्रश्न देखिए, अरस्तु ने प्लेटो से असहमति किस विषय पर व्यक्त करी है, शिक्षा के क्षेत्र में की है, संपत्ति की सभ्यता में, या न्याय की, या नैतिकता पर। तो 20वें नंबर के प्रश्न पर क्या कहोगे, तो प्लेटो के जो असहमति जो व्यक्त करी है वो संपत्ति की सभ्यता पर, साम्यता पर क्या करा है, आपकी नाराजगी व्यक्त किया है, असहमति व्यक्त करी। क्योंकि अरस्तु ने प्लेटो के जो संपत्ति साम्यवाद का हमेशा इन्होंने विरोध किया है। उनका जो मानना था कि भैया निजी संपत्ति उत्तरदायित्व और साथ ही जो परिश्रम को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। संपत्ति से क्या होगा, अगर हम संपत्ति अर्जन कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं परिश्रम होता है। वो परिश्रम क्या करती है, आपकी संपत्ति को बढ़ाती है। अगर कल के डेट में आपका चयन हो जाता है, आप गरीबी से उठ कर क्या करोगे, कहीं ना कहीं गाड़ी खरीदोगे, बंगला बनाओगे, अपनी आर्थिक जीवन स्थिति करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति में वो क्या होगा, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। तो वो मानना है उनका। और सामूहिक जो संपत्ति उपेक्षा को कहीं ना कहीं जन्म देती है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि जो निजी संपत्ति का समर्थन किया है। ठीक है, तो याद रखिए। अब ये देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण है, धर्म है, असमानता है, शिक्षा है, युद्ध है। तो दोस्तों अगर हम अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो मुख्य कारण क्या होता है, तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो असमानता होता है।
ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर लगा लीजिए, मिला लीजिए कितने आपके हो। तो अरस्तु के आधार पर अगर आप देखोगे जो क्रांति का जो मुख्य कारण होता है ना दोस्तों, वो समाज में जो आर्थिक असमानता होती है उसमें वो चीज़ें होती हैं। लोग क्या करते हैं, स्वयं को वंचित समूह में महसूस करते हैं, वंचित में महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं तो विरोध होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, जो समानता और साथ ही जो न्याय की भावनाओं से क्या हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। तो ये याद देखिएगा, ठीक है। समानता से क्या हो गया, अगर सभी के पास धन संपत्ति नौकरी वोकरी है तो सभी क्या होते हैं, न्याय की संभावना है उसमें प्रबल हो जाती है, सब अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अरस्तु ने किस शासन को विकृत रूप माना है, लोकतंत्र को, तानाशाही को, या धनिक तंत्र को, या फिर संवैधानिक शासन को। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। तो विकृत रूप जो अरस्तु ने माना है वो आपका संवैधानिक शासन को माना है, क्योंकि अरस्तु ने हमेशा जो संवैधानिक शासन को विकृत माना है, क्योंकि ये बहुसंख्यकों के हित में क्या कहता है, कानून के अनुसार से ये इनका अरस्तु कहता है कि ये बहुसंख्यकों के हित में कार्य करता है। यहाँ पर सभी को समान रूप में चलाने का कार्य करता है, समाज में समानता विकसित करना चाहता है। तो ये बेसिकली इसका मानना है कि भैया जो बहुसंख्यक हैं उनके हितों में क्या करता है, कानून के अनुसार चलता है। इससे क्या होता है, सत्ता सीमित और साथ ही उदारवादी हो जाती है। इससे क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ शासन है उनका कहने का मतलब है। अब अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या होता है, जीवन, अच्छा जीवन, या सुरक्षा, या संपत्ति। तो अगर अरस्तु के आधार पर अगर राज्य के उद्देश्य देखोगे तो अच्छा जीवन ही माना जाए, क्योंकि अरस्तु का जो अनुसार अगर आप देखोगे राज्य का जो उद्देश्य होता है केवल जीवन की रक्षा नहीं, बल्कि उसमें क्या होता है, अच्छे जीवन की प्राप्ति है। अच्छा जीवन नैतिक और साथ ही सद्गुणों पूर्ण होता है। इससे क्या होता है, राज्य नैतिकता में क्या होता है, विकास की भावनाओं का साधन इसमें प्रबल हो जाता है। 24वें नंबर का प्रश्न है कि अरस्तु की दास्ता संबंधित अवधारणा आधारित है। जो दास्ता संबंधी जो अवधारणा आधारित है, शक्ति है, कानून है, प्रकृति है, अनुबंध है। तो क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अरस्तु की जो दास्ता संबंधी जो प्रकृति है वो आपका अगर हम कहें तो प्रकृति पर आधारित होती है, क्योंकि जो अरस्तु है, अरस्तु की जो दास्ता की जो अवधारणा है प्राकृतिक जो दास्ता पर आधारित होती है। इसके अनुसार अगर देखोगे तो लोग स्वभाव से दास होते हैं और कहते हैं कि यार ये जो विचार है आज भी कहीं ना कहीं आलोचनाओं का विषय हमेशा से ये विद्यमान रहा है, और लेकिन इसके समय में इसकी सोच कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। ठीक है, और अरस्तु ने किसे सर्वोत्तम वर्ग माना है, उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को, या फिर सैनिक वर्ग को। तो बता सकते हैं कि कौन से वर्ग को उत्तम माना है अरस्तु ने। तो ये मध्यम वर्ग को उत्तम माना है, क्योंकि मध्यम वर्ग क्या कहता है, सर्वोत्तम माना गया है। ये ना तो अधिक धनी होता है ना ये अधिक गरीब होता है, कहता है मध्य वर्ग में स्थिरता होती है और साथ ही संतुलन होता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो शासन के लिए सबसे उपयुक्त माना। हम लोगों का जीवन भी कहीं ना कहीं हम मध्य वर्ग के, जो अगर बहुत उच्च वर्ग होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, निम्न वर्ग के होंगे तो हमारे जीवन बड़ा ही टफ हो जाता है। सामान्य वर्ग ही बेहतर है मध्य वर्ग में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 26वें नंबर के अनुसार। अरस्तु के अनुसार कानून है शक्ति का उपकरण है, या तर्क से रहित है, या तार्किक युक्त बुद्धि है, धर्म है। तो बता सकते हो अरस्तु के अनुसार कानून है ये तर्क युक्त बुद्धि के बारे में बात करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति की इच्छा से ये ऊपर होता है। कानून शासन को निरंकुशता से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए कानून का श्रेष्ठ शासन होना चाहिए, इनका ये कहने का मतलब है। तो अरस्तु का दृष्टिकोण था कैसा था, आदर्शवादी था, व्यवहारिक था, क्रांति था, या भौतिकवादी था। तो बता सकते हैं कैसा दृष्टिकोण था अरस्तु का। तो अरस्तु का अगर दृष्टिकोण को अगर देखोगे तो व्यवहारिक था ये, क्योंकि अरस्तु का जो दृष्टिकोण हमेशा आदर्शवादी नहीं था बिल्कुल। अगर आप देखोगे उसके उलट क्या था, व्यवहारवादी था। उसने वास्तविक और साथ ही राज्य और साथ ही जो संविधान का कहीं ना कहीं अध्ययन किया, इसीलिए उन्होंने राजनीति को वैज्ञानिक कहा है। तो ये याद देखिएगा। अब यहाँ पर 28वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो। अरस्तु के अनुसार नागरिक गुण है, नागरिक गुण क्या है। तो यहाँ पर आज्ञाकारिता, या फिर सदाचार, या फिर शासन और शासित होने की क्षमता है, या बल। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो आप
पिक कर रहे हो तो वो ऑप्शन सी को पिक करिएगा। शासन शासित होने की क्षमता होती है। तो अरस्तु के आधार पर अगर देखोगे तो जो नागरिक का जो गुण का जो अर्थ है वो शासन करने और शासित होने की योग्यता और लोकतांत्रिक सहभागिता का आधार बन जाता है, और नागरिक ये सक्रिय भूमिका से हमेशा जुड़ा रहता है। तो ये याद देखिएगा। अब हम 29वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अरस्तु के अनुसार, अगर आप देखोगे अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति किसे मानी है? युद्ध को, अनुबंध को, परिवार को, धर्म को। तो बता सकते हो किसको माना है? तो दोस्तों अरस्तु ने जो राज्य की उत्पत्ति है हमेशा परिवार से माना है, क्योंकि उनके अनुसार अगर देखोगे राज्य की उत्पत्ति परिवार से होती है, परिवार से ग्राम बनता है, ग्राम से राज्य बनता है, और राज्य प्रकृति संस्था होती है, कहीं ना कहीं कृत्रिम नहीं है। ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, अब इस श्रृंखला अरस्तु से रिलेटेड अंतिम प्रश्न देख पा रहे हो। अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र का आधार है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्वतंत्रता है, समानता है, संपत्ति है, शक्ति है। तो अरस्तु के अनुसार अगर देखोगे तो लोकतंत्र का जो आधार है समानता है, क्योंकि अरस्तु ने हमेशा लोकतंत्र का जो आधार समानता माना है। इसमें क्या है, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हालांकि उन्होंने जो संतुलित समानता का समर्थन हमेशा किया है। ठीक है, ये याद रखिए। अब हम वेथम एवं जे.एस. मिल से संबंधित क्वेश्चन समझेंगे। ये 31 से 45 नंबर तक के प्रश्नों की श्रृंखला हम यहाँ पर देखेंगे इन दो व्यक्तियों से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर वेलथम का उपयोगितावाद आधारित है। किस पर आधारित है? नैतिक आदर्श पर, सुख दुख की गणना है, ये समानता है, ये स्वतंत्रता है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वेलथम का जो उपयोगितावाद का जो आधारित है तो वो आपका ऑप्शन बी सुख दुख की गणना है, क्योंकि वेलथम का जो उपयोगितावाद का जो सुख दुख की जो गणना पर जो बेसिकली मैंने जो कहा ना कि ये आधारित है, किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणाम से तय होती है। जो कार्य अधिकतम सुख देता है वही नैतिकता है। ये इनका मानना है कि मात्रात्मक सिद्धांत के रूप में से जानते हैं। वेलथम का जो सिद्धांत कहलाता है ये गुणात्मक उपयोगितावाद है, या मात्रात्मक उपयोगितावाद है, या फिर नैतिक उपयोगितावाद है, या सामाजिक उपयोगितावाद है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सिद्धांत है ये कहता है कि मात्रात्मक उपयोगितावाद होता है। तो इसमें वेलथम ने क्या कहा? सुख को अगर वेलथम के अनुसार अगर देखोगे ना दोस्तों, उसने जो सुख को मात्रा के आधार पर मापा है, और उन्होंने जो सुख की जो गुणवत्ता में भेद नहीं किया है। याद देखिएगा, सभी सुख क्या है, समान माने गए हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, जो मात्रात्मक उपयोगिता इसे बेसिकली कहा जाता है। अब वेलथम के अनुसार नैतिकता का मापक है स्वतंत्रता है, सुख है, या समानता है, या अधिकार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। यही आपका आ रहा होगा शायद, मुझे लगता है, क्योंकि नैतिकता को जो मापक होता है वो सुख होता है। नैतिक वही है जो क्या कहता है, अधिकतम लोगों को क्या अधिकतम सुख दे, और या फिर नैतिकता क्या होता है, गणनात्मक और साथ ही वैज्ञानिक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम देखेंगे 34वें नंबर का प्रश्न, जे.एस. मिल ने किस प्रकार के सुखों में भेद किया है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सामाजिक, नैतिक, उच्च एवं निम्न, या व्यक्तिगत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे भी आंसर आता है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उच्च एवं निम्न ये होगा, क्योंकि जो जे.एस. मिल हैं अगर आप देखोगे, इन्होंने क्या कहा है, सुखों में गुणात्मक भेद किया गया है इन्होंने, क्योंकि बौद्धिक और नैतिक सुखों को क्या कहता है, शारीरिक सुखों से सर्वश्रेष्ठ माना है। और वेलथम ने अगर आप देखोगे तो मुख्य अंतर है इसमें। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप 35वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। ये कहता है मिल का उपयोगितावाद है मात्रात्मक, यांत्रिक, या गुणात्मक, या भौतिक। तो आपको पता होना चाहिए ये इसमें क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी है, गुणात्मक कह रहा है। तो गुणात्मक होता है क्या, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जो मिल का जो उपयोगितावाद है वो गुणात्मक है। हम तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, उन्होंने कहा है कि अगर आप देखोगे असंतुष्ट सुखराद और संतुष्ट जो मूर्ख से बेहतर होता है। वो कहता है कि जो असंतुष्ट है वो सुखराद है, और संतुष्ट मूर्ख से क्या होता है, बेहतर होता है। इससे सुख की गणना का कहीं ना कहीं महत्व तो स्पष्ट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। और 36वें नंबर का प्रश्न है कि हानि सिद्धांत किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये राज्य से।
तो बता सकते हैं हानि सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता की हम बारे में बात करेंगे। तो स्वतंत्रता क्या होता है? जो हानि का सिद्धांत तो स्वतंत्रता से जुड़ा है। व्यक्ति तब स्वतंत्र होता है जब वो क्या करता है, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। ये उदारवाद का क्या है, मूल सिद्धांत होता है। स्वतंत्र कब होगा आप, स्वतंत्रता कब होंगे? जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर किसी प्रकार का भी कोई दुख या मारोगे नहीं, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है, मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमा है कानूनी, राज्य, समाज या दूसरों को हानि। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मिल के अनुसार जो स्वतंत्रता की सीमा है वो दूसरों को हानि है। तो दूसरों की हानि की क्या मतलब होता है कि जो मिल है उनके अनुसार स्वतंत्रता यहाँ पर दी है ना, कि स्वतंत्रता की जो सीमा वही है जो क्या है, दूसरों को हानि पहुंचाती है, या राज्य या फिर आप समाजी जो समाज है वो व्यक्ति की क्या कहते हैं, निजी स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। अब मिल किस लोकतंत्र के समर्थक थे? प्रत्यक्ष, कुलीन या प्रतिनिधि या समाजवादी? तो बता सकते हैं किसके समर्थक थे? तो अगर आप देखोगे तो जो मिल थे वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के क्या थे, ये समर्थक के रूप में माने जाता है, क्योंकि मिल जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बजाय क्या करते हैं, आपको प्रतिनिधि जो लोकतंत्र के समर्थक थे, ये यहाँ पर अगर देखोगे बड़े और जटिल समाजों के लिए उपयुक्त है। और इसमें क्या होता है, योग्य प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं संभव होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न देखिए, मिल के अनुसार अल्पसंख्यकों की रक्षा किससे होती है? राज्य से, शिक्षा से, स्वतंत्रता से, प्रतिनिधित्व से? तो किससे होती है? राज्य मिल के अनुसार अगर राज्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किससे होती है? तो प्रतिनिधित्व से ही क्या होगी, रक्षा होगी। तो अल्पसंख्यकों की जो रक्षा प्रतिनिधि से होगी, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अनुपाती जो प्रतिनिधित्व बहुमत में क्या है, तानाशाह को कहीं ना कहीं जो कार्य कर रहा है उससे रोक देता है वो, ठीक है। अब 40 नंबर का वेलथम ने प्राकृतिक अधिकारों को कहा है आवश्यक, काल्पनिक या नैतिक या सामाजिक? तो बता सकते हैं क्या कहा है? प्राकृतिक जो अधिकार है उसको क्या कहा है? तो बेसिकली आप देखोगे तो ये काल्पनिक माना है। ऑप्शन बी एज राइट है। काल्पनिक क्यों कहा है? क्योंकि नॉनसेंस ऑप्शन स्टर एक शब्द आता है ना, वो कहा है इन्होंने कि भैया ये बहुत ही बेकार होता है, नॉनसेंस होता है, इस तरीके से वर्ड का यूज़ किया है। और क्या होता है, ये अधिकार कानून की देन है, प्रकृति की देन नहीं है। बेसिकली ये कहते हैं कि जो प्रकृति अधिकार नहीं देती है वो कानून अधिकार देता है, और प्रकृति को नॉनसेंस के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। तो ये याद रखिएगा। अब मिल का दृष्टिकोण था कैसा था? व्यक्तिवादी था या सामूहिक था, या वेलथम का जो राज्य सिद्धांत था या फारसीवाद था? तो बता सकते हैं कैसा था? तो अगर आप देखोगे तो व्यक्तिवादी ये था, क्योंकि मिल का जो दर्शन था व्यक्ति की स्वतंत्रता विकास पर केंद्रित था। समाज व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए है। इसीलिए आप देखोगे जो व्यक्तिवादी उदारवादी उसको माना गया है। तो ये याद देखिए, वेलथम का जो राज्य सिद्धांत था, न्यूनतम राज्य या कल्याणकारी राज्य या क्रांतिकारी राज्य या अधिनायकवादी राज्य के बारे में बात करें, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर जो होगा इसका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर होगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये कल्याणकारी राज्य जो कहा है, जो वेलथम का जो राज्य का जो कल्याणकारी सिद्धांत है, राज्य का उद्देश्य अधिक सुख की प्राप्ति है, कानून इसीलिए लक्ष्यों के लिए होते हैं, इनका एक कहने का मतलब है। तो अब यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि मिल के अनुसार महिला अधिकारों का आधार है क्या है? महिलाओं के जो अधिकारों का आधार क्या है? परंपरा है, उपयोगिता है, या समान स्वतंत्रता है, राज्य है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा समान स्वतंत्रता होगा, क्योंकि अगर मिल ने जो स्त्री अधिकारों का समर्थन समान स्वतंत्रता के आधार पर किया है, उन्होंने पिता सत्ता की हमेशा आलोचना करी है, और उदारवाद नारीवाद का क्या रहा है? हमेशा से आधार रहा है। ये याद रखिएगा, उदारवाद क्या रहा है? हमेशा नारीवाद का आधार रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पर भी ध्यान केंद्रित करिएगा, ठीक है। अब ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि मिल ने किसकी आलोचना की है? तो बहुमत की तानाशाही या राज्य या कानून या धर्म? तो किसकी आलोचना करी है? तो बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए बहुमत की तानाशाही
है, क्योंकि मिल ने जो बहुमत की जो तानाशाही की तीव्र आलोचना हमेशा इन्होंने द्वारा की गई है, क्योंकि बहुमत कहता है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता को कुचल सकता है, और इसीलिए इन्होंने संवैधानिक संरक्षण हमेशा आवश्यक समझा है। तो इतना भी ध्यान रखिएगा। अब 45 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि वेल्थम के अनुसार कानून का उद्देश्य है कैसे, नैतिक है, न्याय है, अधिकतम सुख है या स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए, जिसे भी आता है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को माना है। तो वेल्थम के अनुसार अगर देखो, कानून का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देना होता है, और कानून नैतिकता का क्या होता है, साधन है और लक्ष्य नहीं होता है। तो ये भी आपका ध्यान रखिएगा। अब हम जो बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहोगे, यहाँ पर हीगेल है, मार्क्स है, लेनिन है, माओ है, या ग्रासी है, ग्रामिस है, या रॉस है। तो रॉस ये आप देखोगे 46 से लेकर 100 नंबरों की श्रृंखला इन लोगों पर क्या रहेगी, बेसिकली आधारित रहेगी। चलिए बनाते हैं, मेरे साथ इनको बनाते हुए चले, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने ये शेयर कर ही दिया है, उसमें टिक लगाते हुए चलिएगा कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हीगेल के अनुसार राज्य है कैसा है, वर्ग उपकरण है, या नैतिक विचार की अभिव्यक्ति है, या अनुबंध है, या शक्ति है। तो बता सकते हैं किस तरीके का राज्य है ये। तो अगर हम राज्य की अगर बात करते हैं तो बताओ जल्दी बताइए, जिसे आता है, चलिए दोस्तों बताइए। आ रहा होगा मुझे, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप इसे सही तरीके से आप इसका आंसर दे रहे होगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो नैतिक विचार की अभिव्यक्ति है। तो बहुत टाइम लगा दिया, आप लोग दे भी नहीं रहे हैं, तो लाइक करने की तो बात ही दूर है। तो ये जो हीगल है ना, हीगल ने हमेशा राज्य की जो नैतिक विचार है उस विचार की क्या है, सर्वोच्च अभिव्यक्ति हमेशा ये करता है। ये केवल जो शक्ति हो गया, अनुबंध नहीं है। राज्य में क्या है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता साकार होती है, इसीलिए राज्य क्या है, नैतिक संस्था के रूप में माना है। और 47 नंबर का प्रश्न, हीगेल का दर्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, भौतिकवाद कहलाता है, द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद कहलाता है, ये यथार्थवाद कहलाता है, ये अनुभववाद कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपने आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो द्वंद्वात्मक प्रत्यक्षवाद है। तो इसका सही मतलब क्या होता है, हीगेल का जो दर्शन कहलाता है वो क्या है। तो अगर आप देखोगे ना, जो हीगेल है तो इसमें जिस तरीके से ये कहा गया है कि इनका जो दर्शन साथ है द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद है, ये कहलाता है, ये इतिहास में थीम्स एंटी थीम्स हैं, या सेनेट के प्रतिक्रिया को कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ाता है। इस तरीके से कहा गया है, ये विचार प्रगतिशील है होता है। तो ये याद रखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 48 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि मार्क्स ने राज्य को क्या कहा है। तो यहाँ पर आप देखो, नैतिक संस्था कहा है, वर्ग प्रभुत्व उपकरण कहा है, समाजीय अनुबंध कहा है, या फिर प्राकृतिक संस्था कहा है। तो क्या कहा है मार्क्स ने, जो कहा है, तो मुझे लगता है आपने इसका आंसर देख लिया होगा। ये वर्ग प्रभुत्व का क्या है, उपकरण है। ये उपकरण है क्यों कहा है, क्योंकि अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो राज्य शासक वर्ग के क्या होता है, हितों की हमेशा रक्षा करता है। और जो तट स्तर संस्था नहीं है कि तटस्थ संस्था, ये बिल्कुल भी नहीं है। और राज्य वर्ग क्या करता है, संघर्ष का परिणाम है। कि अगर ये कहता है कि इसलिए वर्ग जो प्रभुत्व है वो उपकरण माना गया है। तो बेसिकली याद रखिए। 49 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का केंद्रीय तत्व है, विचार है, धर्म है, उत्पादन संबंध है, या कानून है। तो बता सकते हैं कि प्रमुख तत्व क्या होगा। प्रमुख तत्व अगर केंद्र का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे उत्पादन संबंध होगा, क्योंकि अगर आप ऐतिहासिक भौतिकवाद को अगर पढ़ा होगा तो ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु माना जाता है ये उत्पाद तत्व को, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आर्थिक आधार होता है, जैसे समाज की चेतना हो जाए, राजनीति और साथ ही कानून को किस तरीके से निर्धारित करता है, और विचार जो भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, ये इनका कहना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 50वें नंबर का प्रश्न है, ये मार्क्स के अनुसार अगर देखो विचारधारा है, कैसी विचारधारा है। तो अगर आप देखोगे तो ये सत्य है, निरपेक्ष है, या अधिरचना है, या आधार है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अधिरचना से कहे जाते हैं, क्योंकि मार्क्स ने के आधार पर अगर आप देखोगे, उसके अनुसार आप देखोगे तो विचारधारा क्या होता है, अधिरचना का ये हिस्सा होता है। ये क्या होता है, शासक वर्ग के हितों को वैध ठहराती है, और विचारधारा वास्तविक क्या होता है, समाजी बंधनों को क्या कहता है, कहीं ना कहीं छिपाती है। तो ये याद रखिएगा। अब 51वें नंबर का प्रश्न है, लेनिन की पार्टी की अवधारणा आधारित है, किस पर आधारित, स्वतः क्रांति है या अग्रगामी नेतृत्व है या संघी लोकतंत्र है या सुधारवाद है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, जिसे भी आता है बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है, अग्रगामी नेतृत्व होगा, क्योंकि लेनिन की जो पार्टी की जो अवधारणा रही है हमेशा, वो हमेशा से कहा है कि उन्होंने जो अग्रगामी जो दल है उस पर हमेशा इन्होंने आधारित रखा है। उनका जो मानना था कि यह मजदूर वर्ग क्या करेंगे, अपने आप क्रांति चेतना विकसित नहीं कर सकता है, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये अनुशासित जो प्रशिक्षित और साथ ही जो वैचारिक रूप में क्या करेगा, उन्नत पार्टी इन्होंने आवश्यक समझा है। तो ये याद रखिएगा। और ये जो पार्टी है जो मजदूर वर्ग को कहीं ना कहीं नेतृत्व देगी, ये विचार अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द बी डाउन डन में स्पर्श होता है, कहने का मतलब है व्हाट इज टू बी डन, स्पर्श है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब माओ ने क्रांति का आधार किसे माना है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, मध्य वर्ग, सैनिक। तो बता सकते हैं किसे माना है। तो इन्होंने भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है, मिला लीजिए कि किसान वर्ग। अब माओ ने जब अगर क्रांति का आधार अगर किसान को माना है तो क्यों माना है, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए तुक्के मानने से ही नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। अगर माओ ने जो क्रांति का जो मुख्य आधार जो किसानों को माना है, चीन जैसे अगर आप देखोगे ना, चीन में जैसे अर्ध सामंती जो समाज में जिस तरीके से मजदूर वर्ग हमेशा से कमज़ोर था, किसानों की हमेशा संख्या वहाँ पर अधिक थी और वे शोषण के भी शिकार रहे थे। आप सभी को पता होगा, आपने चीनी क्रांति पढ़ी होगी। तो इसलिए माओ ने क्या करा था, जो किसान है, किसान आधारित क्रांति का यहाँ पर सिद्धांत दिया, जिससे कि मार्क्सवादी जो चीनी रूपांतरण हुआ। अगर आप चीन की जो क्रांति को बेसिकली आपने जो विस्तार से पढ़ा होगा, आपको ये सारी चीज़ें बेसिकली समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 53 नंबर का, ग्रामी का जो हेजेमनी संबंधित है किसे है, बनी संबंधित किससे है। तो यहाँ पर कानून, ये बल से है या फिर संस्कृति है, कानून से, अर्थव्यवस्था से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर संस्कृति से होगा, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण ने जो हेजेमनी का जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो अवधारणा थी वो आप देखोगे जो संस्कृति और विचारधारा से हमेशा जुड़ी है हुई है। और जो शासक वर्ग केवल क्या होता है, बल से नहीं बल्कि सहमति से भी क्या करती हैं, शासन करती हैं। या सहमति क्या होती है, हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये संस्कृति होगी, शिक्षा होगी और मीडिया के माध्यम से बनाई जाती है, और इसीलिए इसे हेजेमनी सांस्कृतिक प्रभुत्व इसे माना गया है। तो याद रखिएगा। ग्रामी ने राज्य को माना है, क्या माना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे केवल बल और सहमति, या फिर केवल कानून, या केवल वर्ग। तो बता सकते हैं बल और सहमति। तो ये ऑप्शन बी ही एज ए राइट आंसर होगा। तो इसका तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जो ग्रामी के अनुसार अगर देखोगे तो केवल दमन का उपकरण नहीं है ये राज्य। क्या है, केवल राज्य जो होता है वो केवल क्या होगा, दमन का उपकरण नहीं होगा। वो राज्य में क्या होगा, नैतिक समाज जिसे हम बल के रूप में, और साथ ही जो नागरिक समाज सहमति दोनों में शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्थायी शासन सहमति पर आधारित होता है, केवल बल में सत्ता टिकाऊ नहीं होती, इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 55वें नंबर का प्रश्न, रॉस का जो न्यायी सिद्धांत है किस पर है। जो रॉस का जो न्यायी सिद्धांत है उपयोगितावादी है, या आप देखोगे समाजवादी है, या उदारवादी है, या मार्क्सवादी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो रॉल्स का जो न्यायिक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो वो ऑप्शन बी उदारवादी पर ही है। क्योंकि जॉन रॉस का जो न्याय सिद्धांत है ना, उसका उदारवादी परंपरा में वो आता है, और स्वतंत्रता, समानता, अवसर, और साथ ही अगर आप देखोगे ना जो संवैधानिक लोकतंत्र का क्या है समर्थन इसे माना जाता है। रॉस हमेशा उपयोगितावाद और साथ ही जो मार्क्सवाद दोनों की क्या करता है, ये हमेशा इन्होंने आलोचना करी है। और उदारवाद क्या है, सामंतीवादी इसे कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब 56वें नंबर का प्रश्न है, अज्ञान का आवरण का उद्देश्य
अज्ञान का आवरण का उद्देश्य है। वर्ग संघर्ष है, यहाँ पर निरपेक्षता है, या क्रांति है, या समान परिणाम है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। निष्पक्षता क्या होता है, अज्ञान का अवधारणा की बात करें तो उसका उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना होता है। व्यक्ति क्या होता है, अपनी जो सामाजिक स्थिति वर्ग जाति में नहीं आता है, वर्ग जाति नहीं जानता है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो कहने का मेरा मतलब है कि जो अज्ञान का जो आवरण हम जब कहते हैं तो इसका जो उद्देश्य होता है निरपेक्षता सुनिश्चित करना होता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना पड़ता है। तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो सामाजिक स्थिति है, वर्ग है, जाति नहीं जानता, इसीलिए वो क्या करता है, जो निष्पक्ष नियम बनाता है। ये क्या होता है, न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रॉस का जो पहला जो सिद्धांत है, सिद्धांत से संबंधित है समान स्वतंत्रता पर, समानता पर, या उत्पादन पर, या राज्य पर। तो बता सकते हैं किस पर आधारित होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो समान स्वतंत्रता पर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसको श्रृंखला को फटाफट खत्म करता हूँ। 58वें नंबर का प्रश्न देखकर रॉस का जो दूसरा सिद्धांत कहलाता है क्या, उपयोगिता सिद्धांत है, या अंतर सिद्धांत है, या वर्ग सिद्धांत है, या शक्ति सिद्धांत है। इनमें से सही उत्तर क्या होगा, जिसे भी आता चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके अंतर सिद्धांत यह होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 59 नंबर का प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार राज्य का अंत होगा, सुधार से होगा, क्रांति से होगा, स्वतः ही होगा, या कानून से होगा। तो दोस्तों राज्य का जो अंत होगा हमेशा स्वतः ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर लेनिन का जो राज्य सिद्धांत आधारित है किस पर है, सुधारवाद पर है, मार्क्सवाद पर है, उदारवाद पर है, फारसीवाद पर है। तो आप लोगों ने पिक कर लिया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो लेनिन का जो राज्य का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद पर आधारित है। तो ये याद रखिएगा कि जो लेनिन का जो राज्य सिद्धांत मार्क्सवाद पर आधारित है, उन्होंने जिस तरीके से राज्य को वर्ग प्रभुत्व का उपकरण हमेशा से माना है, उन्होंने जिस तरीके से सर्वहार जो तानाशाही पर विशेष जोर दिया है, और ये मार्क्सवादी क्रांति के रूप में माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए माओ का जो नया लोकतंत्र है, पूंजीवादी है, या समाजवादी संक्रमण है, या उदारवादी है, या अराजकतावादी है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा 61 का। तो इसका जो सही उत्तर है वो समाजवादी संक्रमण है, ये से माना गया। ठीक है, 62 नंबर का ग्रामीण का जो प्रमुख योगदान है वो क्रांति है, या सांस्कृतिक राजनीति है, या पार्टी संगठन है, या फिर आर्थिक सिद्धांत है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, जिसे भी आता है वो आंसर दे सकता है इसका। ये इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सांस्कृतिक राजनीति को सही है इसका। तो यहाँ पर किसके विरोधी थे, समान स्वतंत्रता, उपयोगितावाद, या न्याय, या अधिकार। तो किसके ये विरोधी थे बता सकते हैं। तो ये हमेशा जो विरोधी रहे उपयोगितावाद के हमेशा विरोधी रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मार्क्स किस वर्ग अवधारणा आधारित है, मार्क्स किस वर्ग अवधारणा पर आधारित है। बेसिकली ये होगा प्रश्न, आय, या शक्ति, या उत्पादन, या फिर आप देख पा रहे होंगे प्रतिष्ठा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्पादन साधन के रूप में कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, हीगल के अनुसार नागरिक समाज है राज्य से ऊपर, राज्य का विरोधी, या फिर राज्य का अंग है, या राज्य से स्वतंत्र है। तो बता सकते हैं कैसा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो राज्य का अंग होगा। ठीक है, हीगल के अनुसार अगर आप देखोगे तो जो नागरिक होता है वो समाज का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। ये राज्य से अलग या विरोधी नहीं होता है। राज्य नागरिक क्या होता है, सामाजिक हितों की नैतिक रूप देता है। कहीं ना कहीं हीगल का ये आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है। तो ये याद रखें। अभी हमें 66 नंबर का प्रश्न देखो, लेनिन ने किसकी आलोचना की है, संसदीय समाजवाद की, या क्रांति की, राज्य की, पार्टी की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके संसदीय समाजवाद की इन्होंने क्या करती है आलोचना की है। अब माओ का विचार जन युद्ध संबंधित है, शहर, गांव, या फिर संसद, या उद्योग। तो दोस्तों कहाँ से होगा, तो ये गांव से था। ठीक है, अब ग्रामीण के अनुसार बुद्धिजीवी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वर्ग से जुड़े होते हैं, ये राज्य नियंत्रण होते हैं, निरपक्ष होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों, जो बुद्धिजीवी होते हैं वो वर्ग से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण के अनुसार का तो बुद्धिजीवी जो तटस्थ नहीं होते हैं वो किसी ना किसी वर्ग से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब रॉस का जो न्याय सिद्धांत किस समाज के लिए है, असमान, अधिनायकवादी, या फिर लोकतांत्रिक, या साम्यवादी। तो वो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर मिलाते हुए चलिएगा। आई होप आपके अच्छे क्वेश्चन जा रहे होंगे। 70 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, मार्क्स ने किसे अधीन रचना में रखा है, उत्पादन, वर्ग, राज्य, या श्रम।
तो किसे रखा है दोस्तों बताइए। तो इसको अगर आप देखोगे ऑप्शन सी राज्य को रखा है। हेगेल का जो राज्य दृष्टिकोण है कैसा है, व्यक्तिवादी है, सामूहिक है, नैतिक है, यांत्रिक है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन सी है जो नैतिक है। तो लेनिन के अनुसार तानाशाही किसकी है, तो पार्टी की है, जो मजदूर वर्ग है या सेना या राज्य की। तो बता सकते हो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये कहता है कि जो तानाशाही है वो मजदूर वर्ग की है कहते हैं, क्योंकि लेनिन के अनुसार आपको देखो जो सर्वाहार की जो तानाशाही मजदूर वर्ग से ही होती है, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर माओ के अनुसार अगर देखोगे तो उनकी विचारधारा का स्रोत क्या है, पुस्तक है, जनता है, राज्य है, पार्टी है। तो उनका जो स्रोत है वो जनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ 74 नंबर का प्रश्न, ग्रामसी का युद्ध स्थिति है, फतेह से संघर्ष है या दीर्घ वैचारिक संघर्ष है या सैन्य युद्ध है या संसदीय संघर्ष है। तो दोस्तों बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे दीर्घ क्या वैचारिक संघर्ष के अंतर्गत आता है। यह रॉल्स के अनुसार न्याय है, क्या है, नैतिक है, सामाजिक संस्थाओं की पहल सद्गुण है या कानूनी है या आर्थिक है। तो दोस्तों बता सकते हैं तो ये ऑप्शन बी है जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आप हीगल हो गया, मार्क्स हो गया, लेनिन और माओ या गामी या जॉन रॉक्स, ये 25 नंबर के क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। ये अब यहाँ पर देखो 76 नंबर का प्रश्न है, हीगेल के द्वंद्ववाद में थीसिस, एंटीथीसिस या थीसेंसिस का अंतिम उद्देश्य क्या है। ये कह रहा है संघर्ष निरंतरता है, ये राज्य का विघटन है, या तर्क स्वतंत्रता की प्रकृति है, या असमान आर्थिक समानता है। तो बता सकते हो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है 76 नंबर का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तर्क स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। तो ये है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि मार्क्स के अगर आधार पर अगर आप देखोगे ना दोस्तों बेसिकली, तो जो ये कहता है तो हीगल के अनुसार अगर देखोगे तो ये द्वंद्ववाद में इतिहास का संघर्ष को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। थीसिस एंटीथीसिस के टकराव से क्या होता है, थीसेंस बनता है। इसका अंतिम लक्ष्य हो गया तर्कयुक्त स्वतंत्रता है, और इतिहास में अराजकता नहीं बल्कि तार्किक होना होता है। तो ये याद रखिएगा। अब मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना का विकास कैसे होता है, शिक्षा से, राजनीतिक होता है, वस्तुगत आर्थिक स्थिति से होता है, या नैतिक उद्देश्य से होता है। तो दोस्तों बता सकते हो कैसे होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, वस्तु आर्थिक स्थिति से होता है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 78 नंबर का प्रश्न, मार्क्स ने किस धर्म जनता की अफीम कहा है, मार्क्स ने किसे धर्म जनता की अफीम कहा है। तो यहाँ पर नैतिक भ्रम है, या शासक वर्ग के उपकरण है, या शोषित वर्ग की पीड़ा की अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न है, लेनिन के अनुसार क्रांति की सफलता किस पर निर्भर करती है, स्वपूर्ति जन आंदोलन है, या संसदीय बहुमत है, या संगठित अग्रगामी दल है। तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये जो संगठित अग्रगामी दल है। ठीक है, 80 नंबर का प्रश्न, लेनिन का लोकतांत्रिक केंद्रीकरण तात्पर्य है। तो पूर्ण केंद्रीकरण पर है, या स्वस्थानीय नियंत्रण पर है, विचार विमर्श के बाद केंद्रीय नियंत्रण पर है, तानाशाही शासन पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, विचार विमर्श के बाद केंद्रीय नियंत्रण पर होता है। 81 नंबर का प्रश्न, माओ के अनुसार विरोधाभास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो दार्शनिक कारणों से, या समाज की गतिशीलता समझने हेतु, या फिर राज्य को मजबूत करने हेतु, या पूंजीवाद को स्वीकार करने हेतु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा पूंजीवाद को स्वीकार करने हेतु। ठीक है, अब यहाँ पर माओ की जो जन रेखा सिद्धांत है, मास लाइन आधारित है, किस पर रहता है, पार्टी पर है, सैन्य अनुशासन पर, जनता से सीख कर जनता तक लौटाना होता है, या फिर आपके केंद्रीय योजना पर। तो क्या होता है इसका सही उत्तर। तो इसका ऑप्शन सी, जनता से सीखकर जनता तक लौटाना होता है। ठीक है, ग्रामसी के अनुसार अगर देखो राजनीतिक समाज का प्रमुख साधन है, सहमति है, शिक्षा है, बल दमन या संस्कृति। तो इसका जो सही उत्तर होगा बल दमन होगा। ठीक है, 84 नंबर का प्रश्न, ग्रामसी की अगर कहें की जो दृष्टि में नागरिक समाज मुख्यतः किससे जुड़ा होता है, आर्थिक उत्पादन से, वैचारिक नेतृत्व से, सैन्य शक्ति से, न्यायपालिका से। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके
वैचारिक नेतृत्व से संबंधित है। ठीक है, नागरिक समाज वैचारिक नेतृत्व से जुड़ा होता है। वो स्कूल, मीडिया, धर्म इसके उपकरण हैं, यहीं से हेजिंग स्थापित होता है। तो ये याद देखिएगा। अब हम बात करेंगे 85 नंबर का प्रश्न, ग्रामीण के जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिक वर्चुअल होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर, कर्मचारी होते हैं कि किसी वर्ग के सामाजिक अनुभवों से जुड़े बुद्धिजीवी होते हैं। ये निरपेक्ष विचार होते हैं। तो बता सकते हैं किससे होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, ये कहते हैं कि किसी वर्ग के सामाजिक अनुभव से जुड़े हुए बुद्धिजीवी होते हैं। ठीक है, तो 86 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहता है, रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत किस सामाजिक स्थिति की कल्पना करता है। वास्तविक समाज की या क्रांतिकारी समाज की, मूल स्थिति की या समाजवादी समाज की। चलिए इसका सही उत्तर दीजिए जिससे आता है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये कहता है कि जो मूल स्थिति से आता है। ठीक है, अब 87 नंबर का प्रश्न आप देखोगे तो 87 का क्या कहता है, मूल स्थिति में व्यक्ति होते हैं वर्ग चेतना, पूर्ण स्वार्थी या अज्ञानता का आवरण से ढके या फिर आर्थिक रूप से समान। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, अज्ञानता के आवरण से ढके। आप लोगों की कितने प्रश्न सही हो रहे हैं मिलाते हुए चलिएगा। रॉस के अनुसार अगर देखोगे तो अनुसार जो रॉक्स का जो अंतर सिद्धांत है तो उसे किसने प्राथमिकता देते हैं, किसे प्राथमिकता देते हैं, बहुसंख्यक वर्ग, समान परिणाम या न्यूनतम लाभ वर्ग, प्रतिभाशाली वर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही हो क्या होगा दोस्तों बताइए 88 का। तो ऑप्शन सी, न्यूनतम लाभ वर्ग की ओर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 89 नंबर का प्रश्न है, रॉल्स के अनुसार असमानताएं तभी न्याय संगत होंगी जब क्या होंगी, वह प्राकृतिक हो या फिर वह राज्य द्वारा स्वीकृत हो या वह सभी के लाभ में हो या वह न्यूनतम वर्ग को अधिकतम लाभ दे। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जिसे भी आता है बताते हुए चलिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, वह राज्य वे क्या होगी न्यूनतम वर्ग में लाभ अधिकतम देते हैं। ठीक है, अभी 90 नंबर का प्रश्न है, रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत किस विचार के भीतर आता है। तो समाजवादी या मार्क्सवाद या उदारवाद, समानता या फिर आपके देखिए उपयोगितावाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जे राइट आंसर होगा, उदार समानतावाद पर है। ठीक है, अब 91 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मार्क्स और रॉस में मूलभूत अंतर किस विषय पर है। स्वतंत्रता पर, राज्य की भूमिका पर, या न्याय की अवधारणा पर, या वर्ग संघर्ष पर। तो दोस्तों क्या हो सकता है दोस्तों बता सकते हैं, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके ऑप्शन सी अजय न्याय की अवधारणा पर होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसका जो सही उत्तर है मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी राज्य में तटस्थ होता है या श्रमिकों की रक्षा होता है, पूंजी वर्ग के हितों की रक्षा होती है या नैतिक संस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ही अजय राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेनिन ने किसे संक्रमणकालीन राज्य कहा है। तो पूंजीवादी राज्य, समाजवादी या फिर मजदूर वर्ग तानाशाही होता है या अराजकतावादी व्यवस्था होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी अजय राइट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑप्शन सी ही सर्वाधिक हो रहे हैं, लेकिन लेनिन के जो संक्रमणकालीन राज्य कहा है, समाज में क्या होता है समाजवाद की ओर कहीं ना कहीं संक्रमण की अवस्था में ये फैल जाता है। तो माओ का जो समाजवाद मुख्य विचलन किस बिंदु पर है। तो वर्ग संघर्ष पे, द्वंद्व या फिर किसान वर्ग की भूमिका पे, ये राज्य का अंत है। तो साधारण रूप में किसान वर्ग की जो भूमिका होगी, क्योंकि माओ ने मजदूर को क्या है मजदूर स्थान को क्रांति का केंद्र माना है। इसका प्रमुख विवेचना भी इनके द्वारा की गई है। और ग्रामसी के अनुसार अगर देखोगे पश्चिमी समाज में क्रांति क्यों कठिन क्यों है, सैन्य शक्ति के कारण या आर्थिक समृद्धि के कारण, मजबूत नागरिक समाज और हेजीमनी के कारण या फिर लोकतंत्र के कारण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे 85 नंबर का प्रश्न, 86 नंबर का प्रश्न, 96 नंबर का प्रश्न है, ग्रामसी का जो स्थिति है। अब यहाँ पर देखो ग्रामसी का जो स्थिति का युद्ध है तो वो कौन सा है, सशस्त्र संघर्ष है या दीर्घकालीन वैचारिक संघर्ष है, संसदीय राजनीति है या त्वरित क्रांति है। तो दोस्तों बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर, दीर्घकालीन वैचारिक संघर्ष से होगा। अब यहाँ पर देखो 97वें नंबर का प्रश्न है, राउस का जो पहला न्याय सिद्धांत किससे संबंधित है? समान अवसर पर, आर्थिक समानता पर, या मूल स्वतंत्रताओं की समानता पर, सामाजिक जो सुरक्षा पर? तो बता सकते हैं किस पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, मूल स्वतंत्रताओं की समानता पर आधारित होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 98वें नंबर का प्रश्न है, ये कहता है रॉस के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो अत्यधिक आदर्शवादी होना, या ऐतिहासिक संदर्भ की उपेक्षा करना, आर्थिक विश्लेषण की कमी, या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी एज ए राइट आंसर है। अब यहाँ पर 89 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 89 नंबर का जो प्रश्न है, तो ये मार्क्सवाद में राज्य का लोप संभव है तब कानून मौजूद हो, वर्ग समाप्त हो जाए, उत्पादन बढ़ जाए, शिक्षा सार्वभौमिक हो। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो वर्ग समाप्त हो जाए तब। तो मार्क्स के अनुसार वो कहता है कि वर्गहीन समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए राज्य का लोप होगा। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके 1 से लेकर 99 नंबर तक के क्वेश्चन रख दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो आगे को है, तो यहाँ पर जो विचारक हैं उनकी पुस्तकों के नाम है, तो ये वाली बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो इसको दूसरे पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। आपके नंबर कितने आए हैं कमेंट करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चनों के आंसर बनाते हुए चलेगा, मगर आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपकी सिलेक्शन की शुभकामनाएं करता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।